नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम चर्चा करेंगे देश में 71वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है भारत अंग्रेजों छोड़ो के आंदोलन की, और उसके बाद किस तरीके से देश आगे बढ़ा विकास के पथ पर। जो सपने उस वक्त सजोए गए वो सपने कितने पूरे हुए और रास्ते में मुश्किलों का दौर किस तरीके से आया और कहां पर अभी भी बड़ी मुश्किलात सामने खड़ी हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कई खास मेहमान। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेष नारायण सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेष नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं जगदीश शेट्टीगार साहब, जो कि अर्थशास्त्री हैं। शेट्टीगार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हैं NK सिंह साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन से। NK सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाद जो सपने उस दौर में हमारे उन नेताओं ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, देश में लोकतंत्र को लेकर, देश के आर्थिक जगत को लेकर, देश की जनता के लिहाज थी उन सपनों में, वो किस तरीके से देश आज़ाद होने के बाद समय के साथ आगे बढ़ी, मजबूत होती रही या कमज़ोर हुई, कितनी अधूरी या कितनी पूरी ख्वाहिशें अब तक आप देखते हैं? देखिए, जो सपने थे जो 1942 तक एक तरह से कॉन्क्रीट, एक जो उससे भी बड़ा है, जो आर्थिक और राजनीतिक पूरी जो तंत्र को एक साथ रखता है, वो नैतिक और वैचारिक जो पूरा एक संगठन था। और उसमें मुझे लगता है जैसे आर्थिक दृष्टि से आज भारत 1942 में अगर एक मशीन बनानी थी तो 99.9% जो पार्ट्स हैं बाहर से लाने पड़ते थे। आज वो स्थिति नहीं है, हम दूसरों को दे रहे हैं। आज भारत विश्व का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है। बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो अलग है कि पॉवर्टी बढ़ रही है, घट रही है, वो अलग बात है, बट एज ए इकोनॉमी एग्रीगेट जो हम लोग देखते हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आज वो 42 की हालत नहीं है। राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र जड़ें जमा चुका है। इक्वालिटी का जो नोशन है, जस्टिस का नोशन है, वो सब लोगों में आ चुका है। आज पूरे विश्व समुदाय में एक बड़ी पॉलिटी के रूप में देखी जाती है। इसने पिछले 50-60 साल में लीड किया है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी, सब जगह एक तरह से छाप है। जहां तक सवाल है नैतिक और वैचारिक रूप का, वहां पर हम कितने, उसका आकलन बहुत जरूरी हो पड़ा है, क्योंकि आज जो है जो पूंजीवादी समस्या जो पूरा जगत है वो अब 1942 वाला जगत नहीं है। आज ज्ञान जो है, नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज बांट रहा है। वहां पर आज हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे जो संस्थाएं हैं जहां नॉलेज जो प्रोड्यूस होता है, जो जहां ज्ञान बनती है, वो बहुत ही बुरे हाल में। आज हमें इकोनॉमिक जो RBI का गवर्नर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो अलग बात है। तो उस हालत में आज हमारे बहुत सारे जो आज सच मायने में पूरा का पूरा, जब आज कोई अखबार गांधी पे कोई एक आर्टिकल तक नहीं है किसी अखबार में। आज गांधी को उस तरह से भुला दिया गया है, लेकिन लगभग सारे भारतवासी गांधीवादी हो गए। वो क्विट इंडिया जो गांधी ने आवाज दी थी, आज वो क्विट इंडिया करना चाह रहे हैं, भारत छोड़ के जाना चाह रहे हैं। बहुत अहम पॉइंट आपने कहा और जो आपने सवाल खड़े किए उस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सिंह साहब, जो बात कह रहे हैं राकेश जी कि जो गांधी के सपने या जो सोच उस वक्त की हुआ करती थी देश को लेकर या देश के लिहाज से जो सपने बुने गए, उन सपनों के आधार पर ही देश आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम डेमोक्रेसी के लिहाज से देखें, लोकतंत्र के लिहाज से देखें, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या उस मजबूती के साथ खड़ा किया हम लोगों ने और उस मजबूती के साथ वो संदेश भी दे रहा है इस वक्त? नहीं कविंद्र, बहुत बड़ी गलती हो गई। 1942 टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट था पूरे के पूरे। इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है सोशल रिफॉर्म। गांधी सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं कर रहे थे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे, बल्कि सोशल रिफॉर्म का कंपोनेंट बहुत ज्यादा था, जो इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल अपलिफ्ट से शुरू होता था, उन्नयन से, आध्यात्मिक उन्नयन से शुरू होता था। दूसरा कंपोनेंट था पॉलिटिकल फ्रीडम। तीसरा था स्टेट और सब्जेक्ट का रिलेशन। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी बड़ी चेंज होनी थी। हुआ ये कि चिल्ला चिल्ला के अंग्रेज कहते रहे कि नहीं, ये मॉडल आपके लिए नहीं है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम आपके लिए नहीं है, इसमें आपके यहाँ आइडेंटिटी ग्रुप्स है, मल्टीट्यूड है आपके आइडेंटिटी ग्रुप्स का, आपके लिए, खुदा के लिए आप न लीजिए ये। और ये आज नहीं, हमें 1885 में जब कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, उस समय दादा भाई नौरोजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सरकार, what is the fun of having British power when we don't have these institutions? उसी के एक साल बाद मदन मोहन मालवीय ने कहा, सर वी आर द फर्स्ट बॉर्न सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन, और आप क्या हमें शेल द क्राउन डिनाई अस दीज इंस्टीट्यूशंस, क्या ये संस्थाएं हमें नहीं देंगे आप? ये गिड़गिड़ा के कहा जा रहा था। और अंग्रेज लगातार तब से लेके लगातार मतलब कि 1935 तक
कहते रहे कि भाई ये इंस्टीट्यूशन आपके लिए नहीं, आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लेवल पे सामूहिक चेतना आपकी नहीं है। लेकिन तमाम जो कांग्रेस के लोग थे, नेहरू से लेकर सब लोगों ने गांधी के पुरजोर विरोध के बावजूद ये संस्थाएं ब्रिटिश मॉडल आप ले आए, आप पार्लियामेंट से तमाम चीजें सब कुछ ले आए। जरूरत ये थी कि इसको रिवर्स करें। ये इल्हाम आपको हुआ जब आपने ये लाए 73rd अमेंडमेंट किया और पंचायत राज ले आए, 74th अमेंडमेंट किया, अर्बन सिविक बॉडीज लाए, तब वो गांधी के सपने को थोड़ा सा आप नजदीक आए। गांधी का सपना, वो इंस्टीट्यूशंस दूसरे थे जो ग्रो करने थे, और तब जाके ये पार्लियामेंट बनना था, नीचे से लेके ऊपर तक आना था। ये आपने नहीं किया, पार्लियामेंट ले आए। जबकि बिहार के गांव में आज भी जो औरत साइकेट्री की पेशेंट होती है, पागल होती है, उसको गांव वाले ईंटे से मार देते हैं ये कह के कि साहब डायन है, पूरे गांव को खाने आई है। इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लेवल पे आप पार्लियामेंट चुनते हैं, तो फंडामेंटल्स आपके गलत हो गए। यानी कि जो रूट था वो रूट कहीं ना कहीं आपने जो सीढ़ी थी सीधे टॉप पे पहुंची, जो बीच का एक सिस्टम डेवलप करना था, वो नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, वो मिसिंग था। लिहाजा आपको इस पिरामिड स्ट्रक्चर को जब बनाना था तो वो ग्रास, वही गांधी लगातार कहते रहे। नेहरू से जब उनका चिट्ठी पत्री हुई तो उन्होंने कहा कि डिफरेंसेस हैव सो वाइडेंड दैट देयर इज नो मीटिंग पॉइंट, और तब जाके गांधी काफी नाराज थे इसको लेके। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस आप ले आए। आज मुश्किल ये है कि 67 साल बाद भी आप उन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग का जो प्रोसेस है, उसमें जो एजुकेशन होता है, पॉलिटिकल एजुकेशन सोसाइटी का, वो आप कर नहीं पाए। तो जो टर्निंग पॉइंट था 42 में, जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट थे, जिसमें कि सोशल कंपोनेंट था, उसको सुधार करना था, समाज को ग्रो करना था। और जहां तक जीडीपी का सवाल है, ये फैक्ट है कि आज हम 7 कंट्री में है दुनिया के जिसका जीडीपी वॉल्यूम $1.86 ट्रिलियन है। मैं आर्थिक जगत पे भी लौटूंगा। जो सिंह साहब आपने बात कही शेषनारायण जी, सबसे पहला तो ये कि क्या आप सहमत हैं सिंह साहब से कि जो असल में एक रूट मैप दिखता था, जो होना चाहिए था, उससे एक अलग रूट मैप हमने अपना लिया, जिसके नतीजे तो आए लेकिन उतने बेहतर नहीं आए जिसकी परिकल्पना गांधी ने, लोगों ने सोची थी। नहीं, गांधी ने कोई परिकल्पना नहीं की थी ऐसी। गांधी का जो मूवमेंट है वो 1920 से शुरू होता है और वो 1942 तक चलता है, 45 में उसका रिजल्ट आता है। कंटिन्यूअस वो 25 साल महात्मा गांधी के हैं इस देश के इतिहास में, और वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन का एक सबसे बड़ा, किसी दुनिया के किसी इतिहास में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है। माओ के मोबिलाइजेशन को लोग कहते हैं कि साहब वो लेके चल पड़े, बहुत ज़्यादा किया, कुछ नहीं है वो। महात्मा गांधी, अब आप देखें, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने का क्लेम करते थे, मुस्लिम लीग अंग्रेजों के साथ था, टू नेशन थियरी की ज्ञान दे रहे थे। के मूवमेंट पे मुस्लिम लीग अलग था। अरे भाई यही तो कहने चल रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थी, मुस्लिम लीग अंग्रेजों के साथ था, आरएसएस का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, एक आदमी जेल नहीं गया। लेकिन महात्मा गांधी की पर्सनल करिश्मा वो था कि पूरा देश गांधी के साथ हुआ। तो वहां पे कोई इकोनॉमिक इश्यूज नहीं थे। हिंद स्वराज महात्मा जी ने 1909 में लिखा था, तो तब तक तो भारत में आए ही नहीं थे, लेकिन उन्हें एक आइडिया दी थी। ध्यान से सुनिए इसको। तो वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक लाजवाब कंटिन्यूअस, यानी उसमें चौरी चौरा होता है, महात्मा गांधी विड्रॉ करते हैं, वहां पे दुनिया भर की दिक्कतें आती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, सरकारें बनती, वो कहते नहीं हम इस्तीफा देंगे। और अब आप गौर करें, महात्मा जी के कहने पे इस्तीफे होते हैं, तमाम लोग जुट जाते हैं। 1942 में देश के बहुत बड़े मूवमेंट्स, सीपीआई वाले जो थे, उन्होंने कहा कि भाई अब तो चूंकि सोवियत यूनियन अंग्रेजों के साथ हो गया है तो हम उनके साथ हो जाएंगे। तो उस सब के बावजूद महात्मा गांधी ने वो मोबिलाइजेशन किया, और उस मोबिलाइजेशन के बाद क्या होना है वो तो बाद में तय होना था। उस वक्त टोटल प्रोग्राम ये था कि भारत के लोग एक नेशन के रूप में, टू नेशन नहीं। सावरकर ने अहमदाबाद में उसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कहा 37 में कि हिंदू मुस्लिम टू नेशन। 37 में यही जिन्ना यहाँ कहते हैं, लखनऊ में मुस्लिम लीग में हिंदू मुस्लिम टू नेशन। यानी दो जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करने वालों की मर्जी के खिलाफ महात्मा जी का नहीं, वन नेशन। और उस वन नेशन को जो आज़ादी मिली है उसमें केवल और केवल महात्मा गांधी की लीडरशिप का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सरकार का फॉर्म क्या होगा ये कहीं भी नहीं डिस्कस हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो जो ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन सवाल ये था श्रीनाथ जी कि असल में
जिस तरह से उस वक्त के जो हालात थे, जो देश के सामने समस्याएं थी और जो देश के पास रिसोर्सेस थे, उनके जरिए क्या भारत पिछले, अगर मैं 6 दशकों में कहूँ शेटिगर साहब, उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आया है या फिर कहीं हिचकोले लेते दिखा आपको, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे और जो हमारे एक रोड मैप उस वक्त तैयार हुआ था? देखिए, जहाँ तक जो विकास हासिल किया हमने, जो भी फील्ड है, आर्थिक या विज्ञान जगत जो भी है, हमने काफ़ी हासिल किया, प्रगति हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इससे ज़्यादा कर सकते थे, क्योंकि सही जो आपका संपन्नमूल है वो सही तरह से इस्तेमाल हुआ होता, हमें काफ़ी आगे, अभी तक हमने जो जीडीपी के जो भी आंकड़े मिल रहे हैं, हम दुनिया में एक नंबर 3 देश है, आर्थिक शक्ति है। हो सकता है इससे भी आगे बढ़ सकते थे। मुख्य कारण ये है कि प्रगति सारा हुआ, मगर सबसे बड़ा समस्या है जो भ्रष्टाचार है, जो भी है, इसको मूल कारण है जो मूल्य में जो गिरावट हुआ, जो भी है, जो ऑर्गन्स है, सरकार है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, या जुडिशरी हो, पुलिस हो, हर ऑर्गन में एक गिरावट हुआ मूल्य का। तो इससे सबसे बड़ा, इसके तो जब हम कहते हैं चुनाव तो होती है हर साल, हर इसमें 5 साल में एक बार चुनाव होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है हम तो एक स्टेबलाइज किया गणतंत्र में। ये जो लोकतंत्र है ये तो एक डिस्टॉर्टेड है। जो लोकतंत्र में होना चाहिए था, जनता अपना प्रतिनिधि चुने और जनता के लिए काम करे। तो चुनाव तो होती है, जनता वोट तो करती है, मगर वो एक डिस्टॉर्टेड प्रोसेस है। इसने कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट का, जैसे पैसा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो जी वाकई आप सहमत हैं? देखिए, अभी एक जो अभी हुआ, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी, जो आरटीआई ने जो कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी के इसका अंतर्गत आना चाहिए, अब सब मिलकर इसको विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो कन्विक्टेड है वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, उसको अमेंड करने के लिए सब मिले हुए। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो उसमें अंतर में कोर्ट है अंदर, और सब छुपाना चाहते हैं। नहीं तो जब पब्लिक में, सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पैसा कैसे कर रहे हैं, या प्रतिनिधि प्रत्याशी कैसे चुनते हैं, उसमें सीक्रेसी कहाँ है? मगर छुपाना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए अगर एक लाइन, एक धारा अलग सी दिखती राजनीतिक दलों की या सिस्टम की, जिसके आप अवमूल्यन की बात कर रहे हैं, तो शायद और बेहतर नतीजे हमारे सामने होते। क्या वाकई शेषन जी, लेकिन क्या मैं ये कहूं कि जिस तरीके का सिस्टम रहा है और जो भारतीय जनसंख्या, एक शिक्षित जनसंख्या कहा जाए, और जो अशिक्षा का एक कोप बड़े हिस्से पर दिखता रहा है, उसके चलते जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वो उतनी तेजी के साथ या फिर उस क्षमता के साथ काम नहीं कर पाए, मदद नहीं कर पाए? इंस्टीट्यूशंस थे कहाँ? इंस्टीट्यूशन सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, हमारे कहाँ इंस्टीट्यूशन थे? हमारे तो इंस्टीट्यूशन बिल्डअप होने थे, और वो इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन तो कांग्रेस ही था। कांग्रेस पहले था, जय जयकार अंग्रेजों की करके हुआ, जो दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे थे इनके भाई, तो वो तो अंग्रेजों के, इट वाज एन इंटरवेंशन ऑफ द इंपीरियल फोर्स इन द फ्रीडम, इन द प्रोसेस ऑफ पीपल्स विल। मैंने हर जगह 1857 हुआ था, 1857 के बाद अंग्रेज कांप गया था, और उसके बाद फिर तमाम आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे। तो उन्होंने एक ICS अफसर को कहा कि भैया इनको संभालो, ये तो इंडिया तो वहां से निकल रहा है। तो कांग्रेस जो 1885 में बनी, वो कांग्रेस हमारी थोड़ी थी, वो तो अंग्रेजों ने जो पीपुल की आज़ादी की डिजायर थी, जो उनकी एम्बिशंस थी, उसमें इंटरवीन किया, उसको बोतल बंद कर दिया, और वो 1920 तक चला। नहीं, जब महात्मा जी आते हैं तो वो आफ्टर जलियांवाला बाग 1920 के मूवमेंट में, अरे सीआर दास ने महात्मा गांधी का विरोध किया, जिन्ना ने विरोध किया, और जो सबसे बड़े नेता थे उस वक्त के, ध्यान रखिएगा, और महात्मा गांधी ने उसको पीपुल्स मूवमेंट में कन्वर्ट किया। पूरा देश गांधी के साथ हो गया। तो वो इथॉस ऑफ मूवमेंट की बात है भाई। इंस्टीट्यूशन तो थे ही नहीं। जीडीपी का क्या मतलब? जो भी जीडीपी, जैसे भी बताया राकेश जी ने, कि 99% तो मशीनें वहीं से आती थी, सुई तक वहीं से आती थी, तो हमारे क्या उसमें जीडीपी? हमारी कुछ नहीं था। देखिए साहब, हम एक्सप्लॉइट हो रहे थे, और हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन के सब्जेक्ट थे। वो सब कुछ नहीं है, वो केवल जो 1942 की अहमियत है वो ये है कि जो लोग जेल गए थे, पूरी कांग्रेस कमेटी अहमदनगर जेल में थी, महात्मा जी पूना में बंद थे, और आपको मालूम है कि महात्मा गांधी ने पर्सनली, महादेव भाई की डेथ हुई
उसी मूवमेंट के दौरान। लेकिन और बाकी नहीं प्लीज ये सब बातें को ध्यान रिकॉर्ड में आना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इशू नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ शिवनारायण जी कि असल में 6 दशकों के बाद जो बार बार सवाल खड़ा होता है कि अलग अलग संस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं, सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है, क्या अगर ये सब कुछ ठीक नहीं था तो जहां पर आज देश खड़ा हुआ है, दुनिया की कई जो बड़े देश हैं, क्या उस कतार में हम खड़े हो सकते थे या उस कतार में हमारा स्थान कहीं आगे होना चाहिए? देखिए साहब, महात्मा गांधी का मूवमेंट था और उसमें आपको ध्यान रखिएगा कि आज टिकट के लिए लोग करोड़ों रुपया, 100 करोड़ तक की बात हो रही है। 8 करोड़ रुपया एक नेताजी करे, कांग्रेस जी करे, 100 करोड़ रुपया देकर राज्यसभा होता। उसी सन 52 में इलेक्शन के लिए तमाम लोगों ने कहा कि अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, थक गए हैं, हम अब आराम करेंगे। सरदार जो हैं अपने गांव चले गए थे, सरदार पटेल, नहीं अब हम बस हो गया, महात्मा गांधी का काम हो गया, अब हम जाते हैं। तो इस तरह की जो एक मूवमेंट बिल्डअप हुआ था वो किल हुआ, जिन भी कारणों से हुआ। और उसमें 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाला तो नेहरू सरकार से निकाल देते हैं, और 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाले को लोग कहते हैं यार कुछ नहीं है, मामूली सी बात। तो ये जो ये है इंस्टीट्यूशंस, ये हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की जो सर्वनाश हुआ है, उसमें जिम्मेवार पॉलिटिकल नेताओं की लालच और उनकी गैंग मेंटालिटी है। महात्मा गांधी ने, आप याद रखिए कि 1931 में जब सरदार पटेल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो किसी ने सरदार पटेल को कहा कि साहब वो गांधी की कांग्रेस में तो बहुत कम लोग आए थे। सरदार ने कहा गांधी की कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस और सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों की ये जो सोच थी, इसी सोच पर आज देश कहां पर खड़ा है, जो सिस्टम इस वक्त है, क्या वो इसी सोच के साथ देश को आगे बढ़ा रहा है? इस पर और बात करेंगे अपने मेहमानों से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश देशांतर और आज बात हो रही है कि देश में पिछले 6 दशक के बाद किस तरीके से विकास का खाका बदला है, सोच बदली है, और क्या हमारे सिस्टम और रिसोर्सेज के जरिए हम वहीं पर खड़े हैं जहां हमें होना चाहिए था। सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिसकी चर्चा शिवनारायण जी कर रहे थे, जो सोच थी 50 के दशक की सोच और पिछले, अगर मैं कहूँ कि 10 वर्षों में जो सोच दिखी है, यही एक सोच का फर्क है जो कि सवालों के घेरे में खड़ा करता है सिस्टम को, सवालों के घेरे में खड़ा करता है राजनीतियों को, दलों को, और उस सिस्टम को जो कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, वो पैराडॉक्स इतना खूबसूरती से उभर के आया है कि आप ताज्जुब करेंगे कि 1990 में जब लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया इंदिरा गांधी ने, जो कि 91 में आके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब रहा, और 2001 में आते नियो लिबरलाइजेशन के फेज में आ गया। इस 31 साल में कॉन्टिन्यूसली एवरेज 6.5% आपका जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, जो फिनोमिनल है। 31 साल अगर आप 6.5% लेते हैं तो अपने आप में अद्वितीय है। तो इसको माना जाता है कि साहब बहुत बड़ी इकोनॉमी, आज भारत दुनिया के 7 देशों में है, $1.86 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके। लेकिन आपको एक और आंकड़ा देते हैं, 1980 में ये देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 134वें नंबर पर था, 2011 में एग्जैक्टली 134वें नंबर पर है। मतलब कि मानव विकास में हम कहीं नहीं बढ़े हैं। ये पैराडॉक्स है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वजह क्या है? हमारा जो पूरा का पूरा ट्रस्ट था इंस्टीट्यूशंस में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो थे, उनमें हमारा ट्रस्ट खत्म होता गया। लिहाजा एक अजीब चक्र में फंस गए जिसमें कि करप्शन ने पूरा का पूरा आपके सिस्टम को इरोड कर दिया और करप्शन प्रभावी हो गया। हर शाम को जब आप सोते हैं तो 10 रुपया हर व्यक्ति का विदेश में ब्लैक मनी के रूप में जमा हो जाता है। ये स्थिति है। ये गड़बड़ी हुई कहां? आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। आज ही के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जो बीती रात है उस दिन लॉन्च हुआ था। क्या हुआ इतने सालों में, हम कहां पहुंचे हैं? तो सच ये है कि कहीं ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, अमर सेन ने बड़ा बढ़िया कहा था कि अगर कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में ट्रैफिक जाम हो जाए तो भारत का जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि गाड़ियां खड़ी होंगी, पेट्रोल खर्च होगा। ये है पैराडॉक्स। आपका जीडीपी जो है ये तमाशा है। जीडीपी का विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है, जिसको मानव विकास कहते हैं। जरूरत यह है कि अगर आप $1.86 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो आप डिलीवरी तो करें, आप कॉमन मैन तक ले तो जाएं। हकीकत यह है कि आप वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। अब तो कुछ हो भी रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल वगैरह आ रहा है,
मुझे लगता है कि चीजें बदलेंगी, लेकिन हकीकत है कि इन 60 सालों में रिच पुअर डिवाइड गिनी कोएफिशिएंट पे बढ़ता रहा लगातार। तो आप देखें तो कहीं जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो डेवलप होने थे वो इंस्टीट्यूशन आप इंपोर्ट करके लाए थे, वो देशज नहीं थे, वो इंडिजिनस नहीं थे, लिहाजा वो संस्थाएं नहीं बन पाई जो ग्राम से चलती हैं। 67% 62% आदमी गांव का हो और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 14% हो, तो आप उसकी हालत समझ सकते हैं क्या होगी। तो ये दिक्कत रही है। राकेश जी, आपने सुना दूसरे जो साथी मेहमान है, आपकी नज़र में जो जिसकी बात सिंह साहब कह रहे हैं कि असल में जिस सिस्टम को जब हम कोई भी शख्स एक गलत सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है और उस सिस्टम के लिए वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता या वहाँ के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो नहीं होती हैं, तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, जिसके दुष्परिणाम हम देख सकते हैं जो उनके लिहाज से। लेकिन क्या करप्शन या फिर जो दूसरे बड़े हर्डल्स हैं उसी के लिहाज से हम ब्रेक लगा हमारी ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करूं, सिर्फ जीडीपी की बात नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक आम आदमी के लिहाज से देश के एक सबसे आखिरी शख्स जो खड़ा हुआ है, या फिर कहीं जो दुनिया के दूसरे देश हैं उन्होंने जो मॉडल अपनाए बदलते समय के साथ, उन मॉडलों पर हमने ज़्यादा गौर नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि ये कहना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा पार्श्विक होगा कि गांधी के से ही शुरू होता है पूरा जो मॉडल अडॉप्शन है या गलत मॉडल लेना। क्योंकि जो जद्दोजहद है इंस्टीट्यूशन की, राष्ट्र की परिकल्पना की, वो तो 1850, 60, 70 से चल रही हैं। गोखले हैं, तिलक है। आप देखिए जहाँ आज आरएसएस रूल कर रहा है, जो पूरा का पूरा कोंकण है, उसी ने तो सारे राष्ट्रवादी दिए जिन्होंने राष्ट्र की परिकल्पना की। जोशी है, गोखले है, तिलक है, रानाडे है, सारे वहीं से आते हैं। और उन्होंने जब असम इंडिया का पार्ट ही नहीं था 1826 में, तब भी उन्होंने राष्ट्र की परिकल्पना की थी, पूरे एक सार्वभौम राष्ट्र की। तो इंस्टीट्यूशन की जद्दोजहद चली। 1942 का जो मूवमेंट है अगर देखा जाए, उसके बेसिक जो हमने पहले ही कहा कि आर्थिक, राजनीतिक, एक नैतिक और वैचारिक यूनिवर्स की बात है। और एक बहुत बड़ी बात थी गांधी जी में जो सिंह साहब ने कहा कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट एक नेशन के रास्ते कैसे चल पड़ी। अगर आपको याद है, कम्युनिस्टों ने विरोध किया था। कल 8 अगस्त की शाम को जब वो रेजोल्यूशन पास हो रहा था, तो कम्युनिस्टों ने उस भरी सभा में खड़ा होकर विरोध किया था। गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया था विरोध को, लेकिन कहा था मेजॉरिटी अगर पास हो जाए फिर आप विरोध रोक दें, लेकिन विरोध करने का आपका राइट है। वही ये जो मैसेज है, ये जो मैसेज है वो बहुत बड़ा मैसेज है। और मेरे ख्याल से आज हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन हमने अडॉप्ट किए, वेस्टमिनिस्टर की नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि वेस्टमिनिस्टर गांधी ने अपोज नहीं किया था। जो आपका सवाल है कि हम फिसले कहाँ, मेरे ख्याल से जब मूवमेंट गवर्नमेंट में बदलती है, वहीं पर आप कोई भी मूवमेंट देख लीजिए, चाहे झारखंड हो, उत्तराखंड हो, हमारे सामने बांग्लादेश है, अब होने वाला है तेलंगाना, और वहीं पर मेरे ख्याल से फिसलन रही। नेहरू वॉज नेवर ए ऑर्गेनाइजर, वो आइडियोलॉग थे। उन्होंने विश्व वो समझते थे, दुनिया समझते थे, देश समझते थे, और सरदार पटेल भी थे, ऑर्गेनाइजर नहीं थे। और 50 में नेहरू, सरदार पटेल हमारे बीच नहीं है। और कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजर वो धीरे धीरे फिसल गई, और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आई नहीं। और कम्युनिस्टों ने हर हिस्टोरिकल मोमेंट में ब्लंडर किए। तो न तो सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई मूवमेंट चला, इन्होंने कहा सोशल रिफॉर्म पे तो कोई मूवमेंट आज भी नहीं चला, बिल्कुल सही बात। और इन सब में हुए क्या कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से नॉलेज प्रोड्यूस होंगे, हमें डिसआर्टिकुलेट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी से या कॉलोनियल इकोनॉमी से, वो सारी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, आज इंडिया के अधिकतर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज दकियानुसी, जातिवाद और सांप्रदायिकता के गढ़ हैं। इसलिए अब हालत हमारी हो गई कि 3-4 इंस्टीट्यूशंस रह गए, उनको भी पूरी प्रेशर है कि सांप्रदायिक बनाया जाए, दकियानुसी बनाया जाए। आज हमारे जेएनयू में आपको एडमिशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देने पड़े, यानी कि रंग देने की कोशिश लगातार, जो बचा हुआ उसको भी एक रंग दे दीजिए। इसीलिए अब जरूरत यह है कि पॉलिटिक्स के बीच से ही नए वही जो मैसेज है, और जो सबसे बड़ा मैसेज कल रात से 8 अगस्त की मैसेज है कि प्रजातंत्र में विरोध का स्वरूप क्या होगा। अन्ना हजारे का मूवमेंट हमारे साथ है, माओवादी मूवमेंट है, दार्जिलिंग मूवमेंट है, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जैसे आपने चौरी चौरा की बात है कि वायलेंस नहीं होने देना है। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी के खिलाफ जो बड़ा पोथा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वायलेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, विरोध का स्वरूप बदला है, सोच बदली है, देश के लिहाज से सोच बदली है। शरीकर साहब, चलते चलते आखिरी रिएक्शन आप, क्योंकि जब भी विकास की बात होती है सब कुछ सिमट जाता है आंकड़ों के इर्द गिर्द, जीडीपी,
ग्रोथ रेट क्या चल रही है और पर कैपिटा इनकम कैसी है, क्या असल में ये एक मॉडल हिंदुस्तान जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का कल्चर, जहाँ की बोलचाल और जहाँ रिसोर्सेज की बात करूँ, यानी कि खेती किसानी और ऐसे लोग हों, एक बड़ा हिस्सा जहाँ पर हो, क्या वहाँ पर वाकई ये मॉडल विकास का आपको नज़र आता है कि बैठता है सामंजस्य, या वाकई हम एक गलत ढांचे को पकड़े हुए हैं, लगातार उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें? देखिए, इसके मॉडल में कोई गलत नहीं है, मगर इसका संस्थान का ये जो रिसोर्स है उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। अभी जो भी हमने कहते हैं इतना करोड़ पलाना इसका प्रोजेक्ट है, खर्चा करते हैं, बट उसमें सही यूज़ कितना होता है? अभी जो लगभग अनुमान है 10% से भी कम। एक जमाना था, राजीव गांधी ने कहा सिर्फ 15% सही इस्तेमाल होता है, 85% ये लीकेज होता है। अब जो अनुमान है 10% से लगभग 8% उसका सही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब बाकी जो लीकेज है, जब अब इतना संसार रिसोर्स का बात है, मुझे लगता नहीं है हमारा रिसोर्स का कमी है, मगर लीकेज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका वजह जो बात आपने इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बात किया या बाकी जो बुनियादी सहूलत का बात है, जो भी है, इसको रिसोर्स चाहिए। अगर आप सही तरह से रिसोर्स के यूज़ करेंगे तो ये सारा, चाहे पीने का पानी हो या जो गांव का प्रगति का सवाल है, वो सारा देख सकते थे। मगर जो लीकेज हो रहा है, अभी फूड सिक्योरिटी का बात किया उन्होंने, इसी तरह से दूसरा एक नरेगा का एक बड़ा, जहां तक योजना का सवाल है, सबसे बेहतर एक योजना है, मगर वहां भी कितना सही इस्तेमाल कितना हो गया। जो आंकड़े हैं, जो सोशल ऑडिट का रिपोर्ट है, उसका मुताबिक लग सिर्फ 20% सही यूज करते हैं, बाकी लीकेज है। सुप्रीम कोर्ट भी पॉइंट आउट किया। जो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं फूड सिक्योरिटी भी है ना, सिस्टम जहां जो लीकेज होते हैं उसमें कुछ नहीं अडॉप्ट किया गया हो, देश ने जो भी अपना एक खाका तैयार किया विकास का मॉडल, या फिर देश की जनता के लिए तमाम योजनाओं की एक लंबी फहरिस्त तैयार की हो, लेकिन दो बड़े रोग जो मेहमानों की नज़र में हैं वो बड़े हैं, जिसके चलते ये रफ्तार थमी है। न सिर्फ रफ्तार थमी है, बल्कि सही लोगों तक उनका हक नहीं मिला, और ये लीकेज है, और दूसरा है करप्शन। उम्मीद है कि नहीं दोनों रोगों के निदान पर शायद गंभीरता से आगे कुछ हो, इनका कोई इलाज सामने आए। फिलहाल हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। वक्त ब्रेक का, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।